एसएससी पायनियर में आपका स्वागत है। ये आरआरबी एनटीपीसी के टॉप 500 क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही है जिसका आज 10वां दिन है और आज हम मुग़ल डायनेस्टी को पूरा ख़त्म कर लेंगे, यानी कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक पूरी मुग़ल डायनेस्टी आज इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। ये वीडियो टोटल 140 क्वेश्चनों का होगा, तो शुरू करते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण कर ली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाबर तो शासक बना 1526 से, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, यहाँ मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी, तो फिर उसने बादशाह की उपाधि 1507 में कैसे धारण कर ली? तो देखिए, उसने अपने आप को फरगना का शासक घोषित कर लिया था और उसी समय 1507 ईस्वी में क्या कर लिया था, बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। और इसी को कालंदर भी कहा जाता था। कालंदर किसको कहा जाता था? इसी मुग़ल सम्राट को कहा जाता था। और अब कहेंगे फरगना कहाँ पे है, तो ये उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। उज़्बेकिस्तान में फरगना होगा कहीं पे, तो वही है। 1483 ईस्वी में ये वहीं पे जन्म लिया था। 1483 में ये क्या किया था, फरगना में जन्म लिया। और पिता का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। और बस आगे क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन सब कुछ इंक्लूड किया है, तो अगले क्वेश्चन में हमको जो चीज़ें यहाँ छूट गई हैं वो हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, मुग़ल वंश की नींव किसने रखी थी? तो आपको पता है मुग़ल वंश की नींव किसने रखी थी? बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, मुग़ल किसके वंश से संबंधित थे? तो ये तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित थे। देखिए, ये तुर्की हुआ करते थे। ये कहाँ थे? फरगना के उज़्बेकिस्तान से ये लोग संबंधित, बेसिकली उज़्बेकिस्तान से ये लोग संबंध रखते थे। और ये तुर्क जात के हुआ करते थे। ये सुन्नी जात के थे, सुन्नी मुसलमान थे, शिया नहीं थे, ये सुन्नी मुसलमान थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसको तुझके बाबर या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध देखिए, मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। लड़ा कब गया था? 1527 में। 1527 में क्या हुआ था, पहली बार खानवा का युद्ध लड़ा गया था। किसके? बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। अब यही युद्ध था जिसमें बाबर ने पहली बार किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था इसी युद्ध में। और इसी युद्ध में उसने गाजी की उपाधि भी धारण कर ली थी। और एक बात और मैं बता दूं कि खानवा का युद्ध ही था जो कि बाबर की लाइफ का सबसे मुश्किल युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध, बात ये थी ना कि पानीपत का युद्ध जब हुआ 1526 ईस्वी में, एक्चुअल डेट है 21 अप्रैल 1526 में, तो ये खुद नहीं आया था। इसको पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी, उसके बाद फिर आलम खान लोधी और राणा सांगा, इन तीनों ने मिल के क्या किया था, मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, इन्होंने आमंत्रित किया कि आइए और लोधी डायनेस्टी की समाप्ति कीजिए, क्योंकि लोधी डायनेस्टी चल रहा था उस समय दिल्ली सल्तनत। तो इसीलिए बाबर आया, लेकिन बाबर आया और इन लोगों, उसके बाद इन्हीं के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसी लिए खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध फिर किसके बीच हुआ? राणा सांगा, जिसने बुलाया था उसी के साथ युद्ध हुआ था। और यही बाबर था ये। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि 1526 में जो युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, एक्चुअल में ये बाबर पहली बार भारत पे आक्रमण, पहली बार बाबर का नहीं था ये भारत में आक्रमण। बाबर का पहला आक्रमण जो भारत पे था वो 1519 में ही हो गया था। आप कहेंगे कहाँ पे हुआ था? तो देखो, बाजौर या भेरा जिसको कहते हैं, वो भारत में वहाँ पे वो आक्रमण किया था और वहीं पहली बार वो तोपों का इस्तेमाल कर दिया था। यानी कि कभी कभी पूछा जाता है उस समय तोपें नहीं इतना क्या कभी नहीं चलती थी, यही था जो इंट्रोड्यूस किया था तोपों को। तो युद्ध में तोपों को लाने वाला कौन था? ये बाबर था। और कब युद्ध, कहाँ पे, किसके खिलाफ युद्ध किया था? तो किसके खिलाफ तो वैसे नहीं आ जाएगा, वैसे बाजौर या भेरा आप याद कर सकते हैं, सन याद कर सकते हैं 1519। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबर के अलावा कौन से मुग़ल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने हैं? तो जहांगीर और बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र और जहांगीर के क्या हैं, मकबरे क्या हैं, भारत से बाहर बने हैं। तो बहादुर शाह जफ़र का तो जो मकबरा है वो कहाँ पे है?
बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पे है? ये रंगून में, क्योंकि वो जब रंगून गए थे तो रंगून से ही क्या हुआ था, वहीं पे इनको अंग्रेज़ों ने भगा दिया था। लास्ट मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय थे और इनको जब अंग्रेज़ों ने भगाया तो ये रंगून में मर गए थे और वहीं उनका मकबरा बन गया था। जबकि ये चाहते थे कि दिल्ली में उनका मकबरा हो, लेकिन सोचिए कि जो मुग़ल किसी को जीने नहीं देते थे, वो मुग़ल क्या हुआ, वो मतलब कि दिल्ली में कुछ गज ज़मीन के लिए भी तरस गए। उनको वहाँ दिल्ली में जगह तक नहीं मिली कि उनको जगह मिल जाए। और बात करते हैं अगर जहांगीर की, तो जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है। लाहौर में शहादरा एक जगह है जहाँ लाहौर में, उस जगह क्या है, जहांगीर का मकबरा है। बाकी जितने मुग़ल शासक हुए उनका मकबरा यहीं भारत में ही है। और बात करें बाबर की भी, तो बाबर को क्या हुआ था, यहीं दफनाया गया था। बाद में उसको उसकी मर्ज़ी के लिए क्या किया था, उसकी मर्ज़ी थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए, तो उसको उसकी फिर से उसको खोद के निकाल के वो लोग बाबर में ले जाके दफना दिए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो मैंने अभी बता दिया, वो फरगना का शासक था। 1507 में ही वो फरगना का शासक अपने आप को घोषित कर लिया था, बादशाह घोषित कर लिया था। 161वां क्वेश्चन है, बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो भारत में वही 1519 में, जिसमें उसने तोपों का उपयोग किया था, यूसुफजाइयों के विरुद्ध किया था बाबर ने अपना पहला आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की में, जिसका नाम था तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी जो था बाबर की आत्मकथा थी, और ये किस भाषा में थी? ये तुर्की भाषा में थी। बाद में वो जो क्या नाम है, बाद में बाबरनामा के नाम से इनकी आत्मकथा फारसी में ट्रांसलेट हुई थी। रहीम जो थे, हम लोग रहीम पढ़ते हैं, क्या नाम उनका था, अब्दुल रहीम खान खाना जी, अब्दुल रहीम खान खाना जी ने क्या किया था, बाबरनामा के नाम से इसको फारसी में ट्रांसलेट किया था। लेकिन इनकी जो आत्मकथा थी वो तुजुके बाबरी नाम से थी। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन बाबर था बाबर का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई मैं अभी आपको बता चुका हूँ, 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? तो बाबर के तोपची थे। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? तोपची थे। उस समय तोपची का पद हुआ करता था, तो वो वही थे। 166 क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, वहीं उसको दफना दिया गया था। बाद में उसकी मर्जी के हिसाब से उसको काबुल में ले जाके दफनाया गया था। बाबर की मृत्यु 1530 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध किस नाम से जाना जाता? देखिए, बाबर टोटल 4 युद्ध लड़ा था। देखो, पहला युद्ध क्या था? पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध था, 1526, एकदम सीरीज वाइज था। फिर 1527 कौन सा युद्ध था? मैं आपको बता चुका हूँ, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध और पानीपत के युद्ध के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तीसरा युद्ध आता है चंदेरी का, 1528 में। 1528 में ही जो युद्ध होता है चंदेरी का, वही क्या होता है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। और इसके बाद एक और बाबर युद्ध लड़ता है, घाघरा का युद्ध, जो कि जल और थल दोनों में लड़ा जाता है, 1529 में। ये किसके बीच में हुआ था? तो ये महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर और महमूद लोदी के बीच में अगला 1529 का युद्ध, जिसको हम घाघरा का युद्ध कहते हैं, लड़ा गया था। अभी सभी युद्धों के बारे में हम लोग फिर से इस श्रृंखला में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर चंदेरी का युद्ध 1528 में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। किस युद्ध में बाबर ने तोपखानों का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखानों का प्रयोग किया था, जो कि 1526 में हुई थी। इससे पहले भी वो क्या कहते हैं, 1519 में क्या तोपों का प्रयोग कर चुका था। छोटे पैमानों पर किया था, लेकिन बड़े पैमानों पर अगर माना जाए तो वो पानीपत के युद्ध में को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन,
क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना थोड़ा सा संदेह चलता है कि उस तोपों का इस्तेमाल, देखो पूछा तो ये जाता कि तोपों का इस्तेमाल किया किसने था, तो वो तो बाबर ने किया था, लेकिन किस युद्ध में किया था, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज थे। कुछ लोग मानते हैं कि जो भेरा का युद्ध हुआ था 1519 में, उसमें भी उसने तोपों का इस्तेमाल किया था, और कुछ लोग मानते हैं कि उसने पानीपत के युद्ध में, यानी कि जो बाद में हुआ 1526 में, 7 साल बाद, उसमें तोपों का इस्तेमाल किया था। खैर, अगर क्वेश्चन आए कि किसने किया था और जो कि सिर्फ यही आएगा, तो आंसर होगा डेफिनेटली बाबर। कुतलुग निगार खानम किसकी माता का नाम था, तो बाबर की ही माता का नाम था, कुतलुग निगार खानम था, और इसके पिता का क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा था। देखो अगला क्वेश्चन वही है कि पिता का क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा। तो बाबर की माता और पिता का नाम क्या था, आपको पता चल गया। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बाबर को कालंदर भी कहा जाता है। बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि खानवा का जब युद्ध हुआ तो बाबर ने अपने आप को गाजी कह के संबोधित किया था, और यही युद्ध था जब उसने क्या किया था, जिहाद का नारा दिया था। खैर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी को कालंदर कहा जाता है, ये आप याद रख लीजिए। और 1507 में इसने अपने आप को क्या कर दिया था, बादशाह भी घोषित कर लिया था। ये भी आप देखिए, क्वेश्चन चलता रहेगा, आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जब हम 140 क्वेश्चन तक आएंगे ना, तो हम लोग एक ही क्वेश्चन को इतनी बार पढ़ लेंगे ना कि आपको वो इसी वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो अगले वीडियो इस वीडियो को बार बार देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन है, 173 बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है, तो महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है 1526, लेकिन मैं बता चुका 1519 में उसने आक्रमण कर दिया था भारत पे। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, मैं ये भी आपको बता चुका हूँ कि 14 फरवरी 1483 में फरगना, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे क्या हुआ था, बाबर का जन्म हुआ था। चलिए देख लेते हैं उज्बेकिस्तान कहाँ पे है भारत के विश्व के मैप में, भारत के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, और मैं अभी यहाँ पर, अभी हमको जाना कहाँ पे है, ये ऐसे, ये जो है उज्बेकिस्तान है, इसके जो सटा हुआ एक है वो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये तीनों इससे सटे हुए हैं। तो ये आपको यहाँ का ये शासक था कौन, बाबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी, तो वही समरकंद, उज्बेकिस्तान में ही समरकंद भी पड़ता है, और वहाँ ही थी उसके वंशजों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, तो इसके बारे में मैं पूर्ण चर्चा कर चुका हूँ। इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। घाघरा का युद्ध हुआ था जो कि जल और थल दोनों में ही हुआ था, और यही बाबर की ज़िंदगी का लास्ट युद्ध भी था, जो कि 1529 में हुआ था। 1529 में हुआ था, किसमें, बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी, सभी जानते हैं मुगल वंश की नींव रखी थी। बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई थी, तो तुलुगमा नीति, युद्ध की इसने तुलुगमा नीति अपनाई थी, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है बाबर की ज़िंदगी के लिए, कि बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया था, तो उसने काबुल पर कब्जा कब किया था, 1504 में। आप ये याद रखिएगा कि उसने 1504 में क्या किया था, काबुल पर कब्जा कर लिया था। अब इसके बाद हम लोग आ गए हैं हुमायूं पे। हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। तो अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे हम उन सब को करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पे बैठा था, तो हुमायूं 23 साल की उम्र में राजगद्दी पे बैठा था। ये क्या था, बाबर का पुत्र था, और इसकी माता का नाम था क्या, महम बेगम सुल्ताना भी कहा जाता था, और इसकी पत्नी का नाम था हमीदा बानो इसकी पत्नी का नाम था। कौन था पत्नी का नाम। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि चित्तौड़ की किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी, तो चित्तौड़ की रानी, किस रानी ने नाम बताना था, तो उस रानी का नाम था कर्णवती रानी ने, चित्तौड़ की रानी थी, इसने क्या किया था, हुमायूं को हेल्प के लिए राखी भेजी थी और हेल्प मांगा था। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था,
तो चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। देखिए हुमायूं का कार्यकाल बता दूं तो 1530 से 1540 तक एक बार कार्यकाल होता है, और उसके बाद 40 से हुमायूं का क्या हो जाता है, कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, और 15 साल तक हुमायूं इधर उधर भटकता है। उसके बाद जब 1555 में क्या होता है, ये सिकंदर सूरी को जब हराता है तो फिर से ये क्या करता है, बाबर फिर से गद्दी पे बैठता है, और फिर से वहाँ से मुगल वंश 15 सालों के लिए ठप पड़ गया था। तो जब हुआ क्या कि चौसा का युद्ध होता है 1539 में, 26 जून कितना है, 1539 में होता क्या है, बाबर और शेर शाह सूरी, जिसको शेर खां भी कहा जाता था, इसके बीच में युद्ध हुआ था। अब हुआ क्या कि बाबर उससे जीत नहीं पाया, तो इसने प्राण बचाने के लिए कर्मनाशा नदी, जिसको गंगा नदी ही थी उस समय, कर्मनाशा नदी कहा जाता था, उसमें कूद के क्या कर दिया, भाग गया। तो वहाँ उसको निजाम भिश्ती मिला था, जिसने इसके प्राण बचाए थे, और फिर एक दिन के लिए इसने राजा भी बना दिया था उसको, आगरा का। और फिर ये क्या किया था, फिर से वो सेना, छोटी मोटी सेना बनाया, और उसके बाद फिर से इसने शेर शाह सूरी पे आक्रमण किया, और उस दूसरे आक्रमण को कहा जाता है कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध, कभी कभी इसको गंगा का युद्ध भी कहा जाता था। ये 1540 में हुआ था भाई साहब। और इसी समय ये 1540 का युद्ध जो था, 17 मई 1540 को ये युद्ध ही हुआ था, जिसमें हुमायूं को 15 साल के लिए निर्वासित होना पड़ा था। इस युद्ध में हुमायूं शेर शाह सूरी से हुमायूं कभी जीत ही नहीं पाया था। जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर हुमायूं फिर से आक्रमण करता है, जो कि सरहिंद का युद्ध कहा जाता है 15 साल बाद फिर से, जब 1555 में। और होता क्या है, सरहिंद के युद्ध में जब सिकंदर सूरी आता है तो उससे वो जीत जाता है, और उसी समय फिर से मुगल वंश फिर से तब कंटिन्यू होता है, और फिर से वह आगरा की गद्दी पे बैठता है। तो हम लोगों का क्वेश्चन था कि चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो आपको पता चल गया होगा, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में कब हुआ था, 1539। यही रिजल्ट है, एग्जैक्ट डेट रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे एग्जैक्ट डेट थी 26 जून। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है कन्नौज का युद्ध कब हुआ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 1540। अगला क्वेश्चन है बाद में हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली थी, तो हुमायूं ने भारत के बाहर ईरान के शाह के 15 साल तक वो वहीं रहा था। अकबर का जन्म इसलिए अकबर क्या रहा, कुछ पढ़ लिख नहीं पाया, क्योंकि उसका जीवन जो था उस समय जब वो बचपन में था, मतलब बालक था, तो वो राजकाज नहीं देख पाया था, क्योंकि उसके पिता तो भाग रहे थे उस समय। तो ईरान के शाह में शरण ली थी किसने, हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी, तो वही कन्नौज या बिलग्राम या गंगा का युद्ध था। शेर शाह सूरी से हारने के बाद क्या हुआ था, इसको भारत के बाहर शरण लेनी पड़ी थी। किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था, हाजी बेगम ने। ये याद रखिएगा, हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है, तो देखिए हुमायूं ने पहला दोहरिया युद्ध लड़ा था, फिर चौसा का युद्ध लड़ा था, फिर बिलग्राम का युद्ध लड़ा था, और सरहिंद का युद्ध लड़ा था। ठीक है, और दोहरिया के युद्ध के बारे में उतनी चर्चा होती नहीं है। चौसा की युद्ध, बिलग्राम और सरहिंद के युद्ध के बारे में भी मैंने फुल डिटेल आपको इसी वीडियो में बता दिया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का पूरा नाम क्या था, तो ये भी मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो नसरुद्दीन हुमायूं ही हुमायूं का पूरा नाम था, और ये हुमायूं के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग यही चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 189वां, दिल्ली के नज़दीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी, तो दीने पनाह। ये हुआ क्या था, दीने पनाह था, ये दीने पनाह नगर बनाया था, और दीने पनाह भवन में एक पुस्तकालय बना दिया था। उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से ही गिर के हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। सोचिए, जो बनवाया उसी से मृत्यु हो गई। तो किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की थी, तो ईरान के शाह, जिसके यहाँ ये क्या किया था, शरण लिया था, बैरम खां।
जब हुमायूं मर जाता है तो उस समय अकबर बहुत छोटा रहता था, तो कुछ समय तक बैरम खां ही क्या करता है, मुग़ल शासन को चलाता है, और कुछ समय वहाँ की जो स्त्रियां रहती थी वो भी चलाती थी। अगला क्वेश्चन है, चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो आपको मैं बता चुका हूँ कि चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद ही हुमायूं क्या होता था, 15 साल के लिए क्या हो जाता है, नहीं चौसा के युद्ध में 15 साल नहीं, कन्नौज के युद्ध में, चौसा के युद्ध में पराजित होता है, भागता है, उसके बाद फिर से सेना लेकर शेर शाह सूरी पर आक्रमण कर देता है 1 साल बाद, लेकिन फिर क्या हो जाता है, फिर हार जाता है। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, मैं आपको बता चुका हूँ कि दिल्ली के शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के क्या हो गया, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो वक्त खां का सूबेदार क्या था, सूबेदार था दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले। कौन? हुमायूं। 194 क्वेश्चन है, अपने निर्वासन काल के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली थी? तो निर्वासन काल के शुरू में उसने राणा बीरसाल के यहाँ, फिर ईरान के शासक बहुत लोगों से शरण लिया था। 15 साल तक वो शरण की जीवन जीता रहा, और उसके बाद फिर से, लेकिन एक बात है, हारो तो हारो बट हिम्मत ना हारो, हिम्मत नहीं हारा, और उसके बाद फिर से मुगल वंश एक बार फिर से चमचमाते हुए शिखर पर पहुंचा। अगला क्वेश्चन है, और इस हुमायूं के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं की एक सौतेली बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। बात कर लेते हैं इसके मकबरे की, तो इसका मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। देखो याद कैसे करोगे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है? देखो हुमायूं है क्या, हुमायूं में हुमायूं माँ आ रहा है, और माँ का तो दिल बहुत बड़ा होता है, यानी कि हुमायूं, तो माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, यानी कि दिल्ली हुमायूं का मकबरा रहेगा। अब आता है अकबर, तो बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अकबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसको करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? तो देखिए, अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर छत्रसाल के यहाँ पे हुआ था। और अगर बात किया जाए एग्जैक्ट डेट की, तो वो 15 अक्टूबर था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। और इसके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। बदरुद्दीन क्या था? इसके बचपन का नाम था। अगर बात किया जाए इसके पिता का नाम, तो ऑब्वियसली हुमायूं था, और माता हमीदा बानो बेगम था। और इसने क्या किया था, 13 वर्ष और 4 महीने की ही अवस्था में अपना राज्याभिषेक करवा लिया था। और इसकी अधीनता स्वीकार करने वाला, यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत राजा कौन बना था? भारमल था राजपूत राजा पहला, जिसने इसकी अधीनता स्वीकार किया था। बहुत ही अच्छा राजा हुआ था। अगर बात की जाए मुगल वंश के सबसे अच्छे राजाओं में, तो भी इसकी गिनती होती है। ये बड़ा ये हिंदू धर्म के बारे में, अगर वो अपने को मुस्लिम कहता था, तो वो हिंदू धर्म के लोगों की बुराई नहीं करता था। वो उनको खुली छूट देता था, उनको कहीं भी पूजन बंधन का हर जगह छूट थी। तो एक तरह से इस मामले में वो अच्छा था, लेकिन राज्य विस्तार करने में भी वो कभी पीछे नहीं रहा। चाहे वो हिंदू राजा हों, चाहे मुस्लिम राजाएं हों, वो सबको काटता चीरता फाड़ता चला गया, और अपना राज्य विस्तार भी बहुत ज़्यादा किया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जानते हैं? बुलंद दरवाज़ा। तो कभी कभी पूछता है कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था, तो आंसर होगा अकबर। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? तो आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। इससे ज़्यादा कुछ और आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो अकबर ने दहसाला पद्धति। कभी कभी ये भी पूछ लेता है दहसाला पद्धति किसने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? अकबर ने अपनाई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अब आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ कब था? 5 नवंबर 1556 में हुआ था। 1556 में 30 साल बाद, उस युद्ध के 30 साल बाद क्या हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध के 30 साल बाद 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये अकबर के बीच में और दिल्ली के शासक हेमू के बीच में हुआ था। हेमू दिल्ली पर जो
हेमू की हार हुई थी। और एक बात और मैं बता दूं कि हेमू ही था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक था। अकबर ने इसको हरा के क्या कर दिया था, दिल्ली को भी अपने कब्जे में कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, जरी कलाम की उपाधि किसे नवाजा गया था? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलाम की उपाधि से नवाजा गया था। आप इसको याद रखिएगा। बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो अब अकबर ने जब गुजरात जीता था तो उसी की खुशी में क्या कर दिया था, बुलंद दरवाज़ा बनवा दिया था। अब बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? तो आपको अभी मैं बता चुका हूँ, फतेहपुर सिकरी में। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो अकबर ने, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? अब्दुल समद को। गुजरात विजय के दौरान अकबर किन विदेशियों से मिला था? तो गुजरात विजय के दौरान वो पुर्तगालियों से मिला था। पुर्तगाली आ चुके थे 1498 ईस्वी में, पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत पे आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की थी? भाई अकबर जो था वो एक निरक्षर था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो इसलिए आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबू फजल ने की थी। अबू फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के मकबरे का निर्माण किस स्थान पर किया गया? अकबर के मकबरे का जो निर्माण था वो आगरा के सिकंदरा में किया गया था। अब कैसे याद करोगे इसको, कैसे याद करोगे? तो देखो, अगर सिकंदर का नाम अगर आपको कहा जाए कि मुगल वंश में सिकंदर आप कहना चाहोगे तो किसे कहोगे? तो आपके जुबान पे आएगा कि अकबर को कहेंगे। तो अकबर सिकंदर था, उस जमाने का सिकंदर था, और इसीलिए सिकंदर से सिकंदरा, तो आपको ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो यानी कि अकबर का मकबरा कहाँ पे है? आगरा के सिकंदरा में है। अकबर की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1605 ईस्वी में। अगर अकबर का कार्यकाल देखा जाए तो 1556 से 1605 ईस्वी तक, 1556 से 1605 तक क्या है? अकबर का कार्यकाल रहा है। अकबर के समकालीन कौन से सूफी संत थे? शेख सलीम चिश्ती जो थे वो अकबर के समकालीन क्या थे? सूफी संत थे। अगला क्वेश्चन है, दीने इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो दीने इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल। बीरबल ही था जो प्रथम और अंतिम क्या था? हिंदू था, जो दीने इलाही धर्म स्वीकार कर लिया था। अकबर ने क्या किया था? इसे राजा की उपाधि दे दी थी, और इसका असली नाम एक्चुअल में था महेश दास। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे, लेकिन एक्चुअल 9 रत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस नाम से करवाया था? तो अनवरे सुहेली नाम से करवाया था। वन लाइनर है, याद रखिएगा। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया था? तो बैरम खां, मैंने बताया था कि बैरम खां, अकबर जब पहले छोटा था तो वो शासन करने की योग्य नहीं था, तो बैरम खां ने अकबर के नाम पे शासन किया था 1560 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, दहसाला व्यवस्था को लागू करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? तो दहसाला व्यवस्था की नियुक्ति के लिए करोरी, जिसको जिला अधिकारी भी कहते हैं, उसकी नियुक्ति की गई थी। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? अकबर ने दीने इलाही या फिर तौहीदे इलाही धर्म की क्या की थी? स्थापना की थी। महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था? तो महाराणा प्रताप मेवाड़ का राजा था, और अकबर से हारा था कब? हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी का भीषण युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर क्या थे? ये दोनों समकालीन थे। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। 1576 में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और इसी में क्या हुआ था? अकबर जीत गया था और महाराणा प्रताप हार गए थे। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने लागू की थी। अकबर ने ही झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अकबर ने ही की थी। जैसे अगर दास प्रथा का अंत कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, जजिया कर जो था गैर मुस्लिमों से लिया जाता था उसको समाप्त कर दिया था, फतेहपुर सिकरी शहर इसने बनवाया था, इबादत खाने का निर्माण करवाया था, मजहर की घोषणा की थी, दीने इलाही, बहुत सारी चीज़ें बनाया था। और अगर बात किया जाए आगरा में जो लाल किला है,
आगरा में लाल किला क्या किया था, वो भी यही बनवाया था। एक दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, वो तो शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन इसको किसने बनवाया था, अकबर ने, आगरा का लाल किला। अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा था, तो अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा था, गुजरात विजय के दौरान। अकबर का जीवन काल बहुत बचपन में बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बीता था, तो उसको गुजरात विजय के दौरान ही उसको समुद्र देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से थे, तो अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन थे, बीरबल थे, मान सिंह थे, फैजी थे, टोडरमल थे, अब्दुल रहीम खान खाना जिसको रहीम के नाम से अब जानते हैं आप लोग, अब्दुल फजल थे, तानसेन थे जिनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है, भगवान दास थे, मुल्ला दो प्याजा थे, ये सब थे। पंचतंत्र तंत्र का फारसी में अनुवाद अनवरे सुहेली, जो कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि अनवरे सुहेली नाम से अकबर ने उसको क्या किया था, अनुवाद करवाया था, लेकिन किया किसने था, तो अबुल फजल ने क्या किया था, इसका अनुवाद किया था। अकबर ने आगरा के नज़दीक किस शहर की स्थापना की थी, तो अकबर ने आगरा के नज़दीक फतेहपुर सिकरी नगर की क्या की थी, स्थापना की थी। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए क्या बनवाया था, तो वहाँ भी उसने क्या बनवाया था, इबादत खाना बनवाया था। धार्मिक परिचर्चाओं के लिए वहाँ एक इबादत खाना हुआ करता था फतेहपुर सिकरी में। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, तो मैं आपको ये क्वेश्चन डेफिनेट पहले ही बता चुका हूँ कि 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था 1576 में, जिसमें राणा प्रताप की क्या हुई थी, हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, बीरबल की मृत्यु कैसे हुई थी, तो बीरबल की मृत्यु हो गई थी यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने में, क्या हो गया था, बीरबल बेचारे मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था, तो गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर जो था, जजिया, उसको क्या कर दिया था, अकबर ने समाप्त कर दिया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, 1556 में क्या हुआ था, 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में क्या हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। मैं ये भी पहले आपको बता चुका हूँ। बीरबल के अलावा किस दरबारी ने दीन-ए इलाही स्वीकार किया था, तो बीरबल जो थे वो अंतिम थे, लेकिन फैजी भी थे, इन्होंने भी दीन-ए इलाही था क्या, कि अकबर ने एक धर्म बनाया था दीन-ए इलाही, उसी को इस्लाम धर्म ही था, इस्लाम धर्म के कुछ अलग कानूनों के साथ दीन इलाही बनाया था, तो उसको फैजी जो थे उन्होंने क्या किया था, स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई क्या हुआ, 1556 में हुआ, और उसी समय वो सिंहासन पे बैठा था अकबर, और उसी समय बैठा और लड़ा और जीत भी गया। पहला क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में रमजानामा नाम से किसने अनुवाद किया था, तो बदायूनी ने ही, अगर आप बस इतना याद रखिए, बदायूनी ने, उन्होंने क्या किया था, महाभारत का अनुवाद किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया था, तो रमजानामा नाम से करवाया था। रमजानामा नाम से क्या करवाया था, अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद कराया था। अब हम जहांगीर के बारे में चर्चा करेंगे। जहांगीर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे हम उन सबको देखेंगे। तो जहांगीर के बारे में पहला क्वेश्चन है कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था, तो जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर का कार्यकाल कब था, 1605 से 1627। इसने 22 साल तक क्या किया था, 22 साल तक मुगल वंश का शासक बना रहा था। और इसके बचपन का नाम अगर बात किया जाए तो सलीम था, वही सलीम, अनारकली वाला ही सलीम यही था। बचपन का नाम क्या था, सलीम था, लेकिन अकबर इसे शेखू बाबा भी कहता था, प्यार से, बहुत प्यार करता था अकबर इसे। और इसके शिक्षक की बात किया जाए तो रहीम थे, वही अब्दुल रहीम खान खाना इसके शिक्षक हुआ करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, और मकबरा है कहाँ पे, मेन चीज़ तो ये है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है, शहादरा लाहौर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया था, तो
1613 में सूरत में किया था, और तब इसने उस समय जहांगीर ही शासक था जब क्या हुए थे, अंग्रेज जो थे भारत में केंद्र स्थापित करने की कोशिश किए थे। और पहला जो सर विलियम हॉकिंस था, अंग्रेज था, वो भी आके किससे मिला था, जहांगीर से ही मिला था, पहला अंग्रेज। तो अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई थी। तो मुगल काल में जो अंग्रेज था टॉमस रो, इसके नेतृत्व में क्या हुआ था, व्यापारिक अनुमति मिल गई थी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए थे। तो निसार नाम से क्या किया था, जहांगीर ने निसार नाम से सिक्के जारी करवाए थे। वन लाइनर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए जहांगीर ने अपने महल के बाहर किस प्रतीक को लगवाया था। तो सोने की जंजीर। होता क्या था, सोने की जंजीर, जिसको न्याय की जंजीर भी कहा जाता था। तो इसी से कोई भी न्याय के लिए गुहार लगा सकता था, किससे, जहांगीर से। और जहांगीर जो था यही था, सप्ताह में 2 दिन क्या करता था, बृहस्पति और रविवार को पशु बलि निषेध करवा दिया था। इसने क्या किया था, इसने नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये भी एक अच्छा शासक ही साबित हुआ था। जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो उनकी बेगम का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। जहांगीर की मृत्यु कब हो गई थी। तो जहांगीर की मृत्यु एज आई सेड अर्लियर की 1627 में हो गई थी। जहांगीर का मकबरा कहाँ बनवाया गया था। तो ये भी मैं बता चुका हूँ आपको कि शाहदरा, लाहौर के निकट शाहदरा में क्या हुआ था, जहांगीर का मकबरा बन गया था। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया था। तो जहांगीर का पुत्र था खुसरो। इसने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, लेकिन उसका कोई विशेष परिणाम हुआ नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। तो गुलाब से इत्र नूरजहां की माँ अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने क्या किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्मत बेगम क्या थी, इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोज ली थी। जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी की सजा दे दी थी। तो सिखों के जो 5वें गुरु हुए थे अर्जन देव, उनको क्या किया था, इनको फांसी दे दी थी जहांगीरों से। इसी के बाद जब हुए थे सिख लोग क्या हो गए थे, विद्रोही हो गए थे। विद्रोही का मतलब हो गए थे, फिर वो सेना गठित करना शुरू कर दिए थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। तो जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे। तो किसके नेतृत्व में, तो वही कैप्टन हॉकिंस जैसा मैंने अभी आपको बता दिया, कैप्टन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस, इसी के नेतृत्व में अंग्रेज आए थे दरबार में। वो किससे मिले थे, जहांगीर से। किस मुगल शासक से सबसे पहले जहांगीर आके मिले, अंग्रेज आके मिले थे। तो वो था जहांगीर। जहांगीर किसे न्याय का प्रतीक मानता था। तो वही जहांगीर सोने की जंजीर को न्याय का प्रतीक मानता था। और महाराणा के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर ने किसे सैन्य अभियान का जिम्मा सौंपा था। तो खुर्रम को, शहजादा खुर्रम को। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अब जहांगीर के बाद जो होता है अगला शासक जो बनता है, देखिए जहांगीर के बारे में अगर और कुछ चीज़ें हैं तो बस एक चीज़ है, ये है कि इसी के समय के काल को क्या कहा जाता था, मुगल चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता था। ये एक बहुत अच्छा क्या था, चित्रकार क्या था, प्रेमी था। और इसी ने पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्म तथा व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। तो ये चित्रकारी का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था और 22 सालों तक मुगल वंश का शासक रहा। और इसके समय में, यानी कि मुगल समय की भाषा अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है तो फारसी था। बढ़ते हैं अगले। अब आता है अगला मुगल शासक आता है शाहजहां। जहांगीर का पुत्र होता है शाहजहां। और जहांगीर की मृत्यु के बाद क्या होता है, शाहजहां गद्दी पे बैठता है। तो शाहजहां के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। शाहजहां कह रहा है मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था। तो अब उससे पहले ये आ जाता है कि मयूर सिंहासन बनाया किसने था। तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। आगरा में मयूर सिंहासन बनवाया था।
और उसके कलाकार का किसने बनाया था, तो वो बादल खान ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट बादल खान नहीं है, इंपॉर्टेंट मयूर सिंहासन किसने बनवाया था ये है। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई थी, तो शाहजहां के समय कंधार जो थी वो मुगल शासन के अधीन नहीं रह गई थी। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, तो मयूर सिंहासन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां को किसने कैद किया था, तो शाहजहां को औरंगजेब ने कैद किया था। औरंगजेब ने क्या कर दिया था, कुछ दिनों के लिए शाहजहां को कैद में रख दिया था। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी, तो शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी शाहजहानाबाद यानी कि जो पुरानी दिल्ली है इस समय, वहाँ पे आगरा से अपनी राजधानी बदल दी थी। कौन था वो शासक जिसने अपनी राजधानी आगरा से चेंज करके दिल्ली कर दी थी, तो वो था शासक शाहजहां ही था। शाहजहानाबाद रखवा दिया था दिल्ली को। शाहजहां को गिरफ्तार कर कहाँ कैद किया गया था, तो शाहजहां को गिरफ्तार करके आगरा के किले में ही उसके पिता औरंगजेब ने क्या कर दिया था, कैद करवा दिया था। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे, तो शाहजहां के दरबार में कविंद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित क्या थे, ये संस्कृति के बहुत बड़े पंडित हुआ करते थे। शाहजहां की माता का क्या नाम था, तो शाहजहां की माता का नाम था जोधाबाई। शाहजहां की माता का नाम जोधाबाई था। और अगर बात किया जाए शाहजहां के बचपन का नाम, तो खुर्रम था। क्या था, खुर्रम था। और इसका विवाह किससे हुआ था, इसका विवाह अर्जुबंद बानो बेगम से हुआ था, जिसने मुमताज महल की उपाधि धारण की थी। और इसी के नाम पे शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया था। ठीक है, तो शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां की मृत्यु कैसे हो गई थी, तो 8 वर्ष कैद में रहने के बाद शाहजहां क्या हो गया था, शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। शायद मैंने यहाँ आपको एक क्वेश्चन गलत बता दिया यहाँ कि शाहजहां को किसने कैद किया था, तो मैंने वहाँ कह दिया कि औरंगजेब को, जिसको मैंने अभी शाहजहां का पिता बता दिया था। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये शाहजहां को कैद जो किया था औरंगजेब ने, औरंगजेब जो था वो शाहजहां का लड़का था और एक शाहजहां का और एक और बेटा था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे धर्मत का युद्ध कहा जाता था और दारा शिकोह उसमें मारा गया था। तो औरंगजेब जो था बहुत ही क्रूर शासक हुआ था, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। मैं जल्दीबाजी में आपको वो गलत बता दिया था कि शाहजहां को जो कैद करने वाला था वो कौन था, औरंगजेब था, जो शाहजहां का पुत्र था, ना कि उसका पिता था। पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद वो गद्दी पर बैठा था। तो अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था। ये ऐसे क्वेश्चन एसएससी के सीजीएल एग्जाम में आजकल आते हैं, डायरेक्ट सन पूछ लिया जाता है, तो वो आप याद रखिए। 1632 में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। किसकी याद में करवाया था, तो अर्जुबंद बानो बेगम की याद में, जिनको ही मुमताज महल कहा जाता है। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी, तो जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से हुई थी। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी तो नहीं है, लेकिन चलिए याद रख लीजिएगा। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से कराया गया, तो उपनिषदों का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद सर्रे अकबर के नाम से करवाया गया था। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो एनटीपीसी या प्रीवियस एग्ज़ाम में एसएससी के पूछे जाते हैं, मैं वहीं से इसको कॉपी करता हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो एसएससी या एनटीपीसी कहीं आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लेता है, जिसका कोई रिलेशन रहता नहीं है, जो आगे भविष्य में आने की कोई संभावना भी नहीं रहती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन पे ज़्यादा एफर्ट डालने की कोई उसका मतलब बनता नहीं है। अगला क्वेश्चन है 256 नंबर, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया था, तो वही आपको पता है कि वो ताजमहल जो है वो एक तरह से मकबरा ही है, और वो कहाँ पे बनवाया था, आगरा में। धर्मत का युद्ध किसके बीच में हुआ, अभी मैं आपको ये बता चुका हूँ, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। दारा शिकोह इसमें क्या हुआ था, मारा गया था, और दारा शिकोह ही था जिसको क्या कहते हैं हम लघु अकबर भी कहते हैं। इसने 12 उपनिषदों का सिर्रे अकबर नाम से फारसी में अनुवाद करवा दिया था। कौन, दारा शिकोह उपनिषदों का अनुवाद करवा दिया था, 52 उपनिषदों का। तो सोच लीजिए, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन औरंगजेब एक क्रूर शासक
जो अपने भाई की हत्या करके क्या हुआ था, गद्दी पे बैठ गया था। लाल किला और किला-ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया था? तो ये इसका भी निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगर हम एक ही साथ सबके बारे में देखें तो क्या हुआ था, आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया। दिल्ली में ही जामा मस्जिद है, वो किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। तख्ते ताउस जिसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, किसने बनवाया है? ये भी शाहजहां ने बनवाया है। तो शाहजहां के द्वारा बनवाए गए कुछ चीज़ों की एक समीक्षा हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। मैं ये आपको बता चुका हूँ। शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन मशहूर था? तो शाह बुलंद इकबाल के नाम से दारा सिकोह, जिसको लघु अकबर भी कहते हैं, और इसी ने ही 52 उपनिषदों का सिर्रे अकबर नाम से क्या किया था? फारसी में अनुवाद करवाया था। जिसको क्या किया था? जिसकी हत्या औरंगजेब आलमगीरी ने कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? कवि जगन्नाथ पंडित ने रस गंगाधर और गंगा लहरी नाम की कृतियों की रचना की थी। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने वाले पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो मैं ये भी आपको बता चुका हूँ कि उसको पहले अर्जुबंद बानो बेगम, अर्जुबंद बानो क्या है? बेगम के नाम से पुकारा जाता था। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? तो शाहजहां ने आसफ खां की सहायता से क्या हुआ था? राजगद्दी हासिल की थी। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ताजमहल 20 सालों में बनके तैयार हुआ था भाई साहब। ताजमहल 20 सालों में बनके तैयार हुआ था। किसने उपनिषद का अनुवाद फारसी में करवाया था? तो अभी मैं बता चुका हूँ, 52 उपनिषदों का अनुवाद किसने? दारा सिकोह ने फारसी में करवा दिया था। किस नाम से करवाया था? सिर्रे अकबर नाम से करवाया था। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो अभी ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? तो ताजमहल के वास्तुविद थे उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खां ये दोनों थे जिन्होंने ही ताजमहल की डिज़ाइन तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? तो शाहजहां के समय जो फ्रांसीसी आया था उसका नाम था फ्रांसिस वर्नियर और टर्बिनियर। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो कहाँ से लाया गया था? मकराना जो राजस्थान में एक ज़िला है, एक शहर है, वहाँ से क्या किया गया था? ताजमहल के लिए संगमरमर लाया गया था। शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? तो शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज, जिसको अर्जुमंद बानो बेगम भी कहा जाता है। मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो मुमताज महल के मकबरे को ताजमहल के, जो कि आज विश्व में 7 अजूबों की एक अजूबा है, अजूबों में से एक अजूबा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टॉपिक है जो कि है औरंगजेब। इस सब शाहजहां की मृत्यु के बाद और धर्मत की युद्ध, शाहजहां की मृत्यु हो गई थी, किले में कैद कर दिया गया था। किसने किया था? औरंगजेब ने शाहजहां को किले में कैद किया और उसकी वहाँ मृत्यु हो गई। और उसके बाद दारा सिकोह की हत्या करके वो औरंगजेब आलमगीरी क्या बन गया? मुगल वंश का शासक बन गया था। और ये 49 सालों तक 49 ईयर तक क्या किया था? शासन किया था। 49 सालों तक क्या किया था? शासन किया था। 1658 से 1707 तक, 1707 से। इसी के बाद मुगल वंश का द्वितीय चरण चालू हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश धीरे धीरे पतन की ओर आगे बढ़ता है और जाके बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय में एकदम निचले पायदान पे आ जाता है। फिर तो वही है, समय की बात है। तो चलिए कर लेते हैं औरंगजेब से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस। तो औरंगजेब के सेक्शन में पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 था। और 1707 था, इसका मतलब था कि 1707 में औरंगजेब मृत्यु को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो औरंगजेब सुन्नी मुसलमान था।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया था? तो औरंगाबाद में औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर क्या किया था? ताजमहल की एक प्रतिकृति बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, बादशाह बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? तो बादशाह बनने से पहले औरंगजेब दक्कन का गवर्नर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब दक्कन का गवर्नर था। और औरंगजेब जो था, एक बात और मैं बता दूं, इसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। यही ऐसा शासक था जो कि इसने, और इसी को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। इतना क्रूर शासक था कि इसको जिंदा पीर कहा जाता था। हिंदुओं को तो, और जजिया कर अकबर ने बंद करवा दिया था, ये शुरू करवा दिया था। गैर मुस्लिमों से जो लिया जाने वाला कर होता था जजिया, वो क्या करवाया था? अकबर ने तो बंद करवा दिया था, लेकिन औरंगजेब आलमगीरी ने क्या कर दिया था? शुरू करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? तो औरंगजेब को दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र में दफना दिया गया था। तो बस आप ये याद रख लीजिए कि औरंगजेब को दौलताबाद दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, यानी कि उसका मकबरा दौलताबाद में है। मीर मोहम्मद हकीम कौन थे? तो मीर मोहम्मद हकीम कौन थे? औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब के राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया गया था? जजिया। मैंने अभी आपको बताया कि ये कर तो बहुत पुराना था, ये तो तुगलक डायनेस्टी से चलता आ रहा था, और उसके बाद अकबर ने क्या कर दिया था? इस कर को समाप्त कर दिया था। इस पे किसी को कोई कर देना नहीं हुआ करता था, नहीं देना था। लेकिन हुआ क्या कि औरंगजेब, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही क्रूर शासक था, वो हिंदुओं को तो कुछ नहीं जोड़ता। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा हिंदू पदाधिकारी किस मुग़ल शासक के दरबार में हुआ करते थे, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ करते थे? औरंगजेब के दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू पदाधिकारी थे। अब या तो ये समझ लीजिए कि वो उनसे काम करवाना पसंद करता था, या फिर जो भी समझ लीजिए, लेकिन हिंदुओं को वो कुछ समझता नहीं था। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा हिंदू पदाधिकारी किसके दरबार में थे? तो औरंगजेब के दरबार में थे। औरंगजेब किस नाम से सिंहासन पर बैठा था? तो औरंगजेब आलमगीरी। मैं आपको बता चुका हूँ कि औरंगजेब को औरंगजेब आलमगीरी के नाम से भी जाना जाता। औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए किस उत्सव को समाप्त कर दिया था? अकबर ने जितने अच्छे कार्य किए, जितने अच्छे हिंदुओं के फेवर में भी कार्य किए, उनको क्या कर दिया था? ये समाप्त कर दिया था। जहाँ किसी के फेवर में कार्य होता था वो उसको बंद कर देता था। तो उसने नवरोज उत्सव और झरोखा दर्शन, ठीक है, दोनों को बंद करवा दिया था। दोनों को क्या कर दिया था? बंद करवा दिया था। औरंगजेब ने किसकी सलाह पे इस्लामी ढंग से शासन किया? तो उलेमा के सलाह पे क्या किया था? इस्लामी ढंग से कौन किया था शासन? औरंगजेब किया था। औरंगजेब का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो औरंगजेब का जन्म हुआ था उज्जैन के दोहद नामक स्थान पे। ये क्या करता था ना, बहुत ज़्यादा बीड़ा बजाता था। बचपन से ही उसको बीना बजाने का बहुत शौक था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे? तो देखिए, अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो विद्रोह होना लाजमी सी बात है। तो उसके समय जाट, सतनामी, राजपूत, सिख, बहुत सारे विद्रोह हुए। और लेकिन क्या हुआ ना कि औरंगजेब अपना साम्राज्य इतना ज़्यादा बढ़ा चुका था ना। अगर बात किया जाए कि सभी मुग़ल शासकों में सबसे ज़्यादा क्षेत्र विस्तार किसने किया था, तो सबसे ज़्यादा जो साम्राज्य विस्तार किया था, इसी ने ही किया था। विस्तार किया और कुछ इसको धरोहर के रूप में मिल गया था। लेकिन सबसे बड़ा साम्राज्य अगर बात किया जाए किसका था, तो सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था, औरंगजेब का ही था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक कराया था? तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था, 2 बार। ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? ताजमहल की प्रतिकृति को बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल, जो कि 1679 में एडी में बनवाया गया था, इसको और बनवाया कहाँ था? औरंगाबाद। अपनी पत्नी की कहने पे इसने क्या करवाया था? बीबी का मकबरा बनवाया था। इसकी पत्नी का नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम ऐसे पूछा तो नहीं जाता है। इसकी पत्नी का नाम क्या था? राबिया। बस आप याद रख लीजिए। और कब
इसी को जो बीबी का मकबरा है, द्वितीय ताजमहल के अलावा भी इसको और क्या किस नाम से जानते हैं? दक्षिण का ताजमहल। और एक बात और, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद जो है, वो मोती मस्जिद इसी ने ही बनवाई थी। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने देखो, मोती मस्जिद तो बन चुका था आगरा में, किसने बनवाया था? शाहजहां, इसका बाप, जिसको कब्जा कर लिया था, उसी आगरे के किले में ही उसको बंद कर दिया था 8 साल तक। शाहजहां को 8 साल तक औरंगजेब बंद किया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी जैसे शाहजहां ने बनवाया ताजमहल, तो औरंगजेब ने भी बनवाया ताजमहल। शाहजहां ने बनवाया लाल किला, तो औरंगजेब ने भी लाल किला बनवाया। लेकिन वो दिल्ली का लाल किला इसने नहीं बनवाया, इसने मोती मस्जिद बनवाया। शाहजहां ने आगरा में जो मोती मस्जिद बनवाया था, वो दिल्ली के लाल किले में इसने वही मोती मस्जिद बनवाया। वही मोती मस्जिद नहीं, मतलब मोती मस्जिद के नाम से बनवाया। अगला क्वेश्चन है, गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था? तो गद्दी पर बैठने के बाद इसने राहदारी और पानदारी कर भी क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण उसको जिंदा पीर कहा जाता था। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि आप अगर पीछे अच्छे से सुनते आए हैं मेरी बातों को, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन तो याद हो गए होंगे, आपको रिपीट हो रहे होंगे क्वेश्चन, और दैट्स गुड थिंग। हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगा दी थी? औरंगजेब ने। मैंने अभी आपको क्या बताया कि औरंगजेब ऐसा आदमी था जिसको हिंदू कतई पसंद नहीं थे, और शायद हिंदुओं को भी वो पसंद नहीं था, इसीलिए बहुत सारे विद्रोह इसके शासनकाल में हुए। लेकिन खैर, इससे इसके राज्य पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं। इसने अपना राज्य विस्तार किया, और ये बहुत शक्तिशाली हो चुका था, तो इसका कुछ बहुत ज़्यादा हद तक कोई बिगाड़ पाया नहीं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? तो दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा, इन 2 राज्यों को क्या किया था? औरंगजेब ने विभाजित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो शायद ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। तो औरंगजेब गद्दी से बैठने से पहले वो दक्कन का गवर्नर हुआ करता था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए, 2 बार आ चुका है, तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई थी? मैंने अभी आपको बताया है कि औरंगजेब ऐसा शासक था, मुगल वंश में सबसे ज़्यादा सीमाओं के साथ अगर कोई शासक शासन किया था, तो वो औरंगजेब था। अब इसे इसकी क्रूरता के कारण ऐसा हुआ था, या फिर सीरियसली वो अच्छा शासक था? मेरे हिसाब से शासक उसके बल में, बाहुबल में कमी नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ वो किसी को जैसे कोई अगर खुश होता था तो उसको पसंद नहीं था, अगर हिंदू खुश हैं तो उसको पसंद नहीं था। सोच की बात है, अच्छे खासे अकबर जैसे अच्छे खासे सोच के व्यक्तित्व के खानदान से भी ऐसे लोग आते रहते हैं। तो बस सोच की बात है और कुछ है नहीं। वही तो था, इसी का भाई था दारा शिकोह, जिसने उपनिषदों का क्या किया था? अनुवाद करवा रहा था, फारसी में अनुवाद करवा रहा था। अभी मैं आपको ये बता चुका हूँ, सिर्रे अकबर के नाम से, इसको लघु अकबर कहते थे। ये भी बहुत धार्मिक आदमी था। धार्मिक का ये मतलब नहीं है कि आप अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में आ जाएंगे तो दूसरे धर्म वाले आपको धार्मिक कहेंगे। धार्मिक बेसिकली है कि आपका धर्म बेटर है तो दूसरे का तो बेकार है, ऐसा आप तो कह नहीं सकते हैं। आप जिए और जीने दीजिए। बट औरंगजेब ऐसा नहीं मानता था। औरंगजेब के लिए सिर्फ इस्लाम धर्म सर्वोपरि था, उसके अलावा जो भी कुछ कोई कर रहा है वो उसे कतई मंजूर नहीं था, इसीलिए तो इसे जिंदा पीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाला था? तो औरंगजेब ने। मैं आपको ये शाहजहां के सेक्शन में भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुका है कि इसने क्या किया था, 8 साल के लिए शाहजहां को कैद में डाल दिया था, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। सोचिए कितना क्रूर शासक रहा होगा, जो अपने पिता का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो समाज का क्या खाक होगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे सेक्शन का, और अगर आप अभी तक बने हैं तो उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि ये वीडियो अप्रॉक्स
अप्रॉक्स क्या पूरा 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो लेकिन एक बात है कि हम लोगों ने मुगल वंश पूरा एक एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो सकते थे, जो इस सेशन में छूट भी गए हम लोग पूरा इंक्लूड किए हैं। तो अच्छी बात है, अगर आप इसको बढ़िया से देखते हैं, 1 बार 2 बार देखते हैं तो आपको मुगल वंश से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मुगल वंश का फेज़ 1, अभी तो फेज़ 2 बचा हुआ था, अभी फेज़ 2 बचा है। फेज़ 1 जितना है सब में से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अब कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है जो कि मुगल वंश से आ जाए। खैर, अंतिम क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? देखिए, ये क्वेश्चन फिर 1 बार आ गया है, तो ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब का, जिसको औरंगजेब आलमगीरी कहते थे, इसने अपना राज्याभिषेक औरंगजेब आलमगीरी के नाम से ही करवाया था और 49 सालों तक राज्य किया था, 1658 से 1707 तक। बहुत ज़्यादा समय होता है, 1658 से 1707 तक ये क्या किया था? शासक किया था। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आज मुगल वंश में जितने सारे क्वेश्चंस हो सकते थे हम लोग उसको सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। ये टोटल 140 क्वेश्चन थे और 140 क्वेश्चन प्लस उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे हम लोग उसको सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो के PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए @SSC Pioneer। इस वीडियो को अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है, 10% भी पसंद आया है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं होगा लेकिन हम लोगों का सब कुछ हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।